हेलो दोस्तों, आज मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो पॉइंट लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ कि आप अब NaBl के जो हमारे 5 से 6 पार्ट आपने देखे हैं, उसमें से आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया, ये आप कमेंट करके बताएंगे, मैं तभी जान पाऊंगा कि आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद आज मैं आपको जो वीडियो डाल रहा हूं, उसमें मैं डाल रहा हूं आपको NaBl पार्ट 7। इसमें आज मैं आपको पूरा पूरा समरी बता दूंगा NaBl का कि आप अगर NaBl के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना आप। आज ये वीडियो मेरा लेंथी होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव होगा NaBl की प्रिपरेशन के लिए, ऑडिट प्रिपरेशन के लिए, NaBl लैब इंस्टॉल करने के लिए, न्यू लैब लगाने के लिए, नए सर्टिफिकेशन कराने के लिए। ये आज आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये वीडियो देखना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आज जो सबसे पहले मैंने लास्ट के जो हमारा पार्ट 6 है, पार्ट 5 है, इसमें मैं आपको पार्ट 4, 3, 2, 1 में सब में बता दिया हूं कि आपको क्या क्या मैंडेटरी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसीजर कौन कौन से मैंडेटरी हैं और उसके बाद वो प्रोसीजर बनेगा कैसे। देखो दोस्तों, इतना तो डिटेल आपको वीडियो में बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। प्रोसीजर बनवाना है, क्वालिटी मैनुअल बनवाना है, प्रोसीजर बनवाना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो या XYZ NaBl वेबसाइट पे जाके किसी भी कंसल्टेंट को आप हायर कर सकते हो। जैसा आपका प्लान बने वैसे आप देख लो। आज आपको जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं ड्यूरिंग ऑडिट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों क्लास 4 में सबसे पहले आता है अपना इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आप क्लास 4 देखोगे जब आप ISO 17025 में, ISO IC 17025 2017 में जब आप इसकी ट्रेनिंग लोगे तो आप क्लॉज नंबर 4 में देखोगे दिया हुआ है इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको अपने लेबोरेटरी में इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है कि अपने लैब की कोई भी जानकारी आप बाहर किसी को ना दो, अपने स्टाफ को। एक इसका लेटर बनता है, एक पॉइंट होता है, उस पर सारे स्टाफ लोग साइन करते हैं। जैसे ISO 9001 में बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है ना, कि आप इधर की बात उधर नहीं कर सकते, उधर की इधर। तो ऐसे इसमें है 17025 में इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियली। तो कॉन्फिडेंशियल में आपको यही रखना है कि आप इधर की बात उधर ना करें। यहां पे एक प्रोसीजर बनेगा, यहां पे एक प्रोसीजर बनेगा और इस प्रोसीजर में आपको क्या क्या कैसे करना है पॉइंट वाइज आप इस स्टैंडर्ड में देखिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंसी क्लास नंबर 4 में। ठीक है। अब जो दूसरा आएगा क्लॉज नंबर 6.2, क्लॉज नंबर 6.2 में इसमें आएगा ट्रेनिंग रिकॉर्ड, जो ये HR की साइड होता है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी HR की होती है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड में आपका आएगा लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी पर्सोनल। इसमें क्या है दोस्तों, लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी पर्सोनल में कि आपका स्टाफ कितना है, कौन से कितने मेंबर हैं स्टाफ में, उनकी एक लिस्ट आएगी। उसके बाद आएगा कॉम्पिटेंसी लेवल। अब कॉम्पिटेंसी लेवल कैसे होगा, कॉम्पिटेंसी लेवल आप टेस्ट लोगे, टेस्ट रिकॉर्ड बनाओगे, उसके बाद उनका नंबरिंग करोगे, उसमें कितने परसेंट आपकी रिक्वायरमेंट है लेवल 1 में रखने की, लेवल 2, तो कॉम्पिटेंसी लेवल हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आएगा लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी पर्सोनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड में। यहां पे एक प्रोसीजर बनेगा। जितने मैं क्लॉज लिखूंगा समझ लेना कि वहां प्रोसीजर है। जितने भी क्लॉज नंबर लिखूंगा सब में प्रोसीजर बनेगा, उसमें इनके सब क्लास बन के आएंगे। तो लिस्ट ऑफ पर्सोनल, लिस्ट ऑफ पर्सन। उसके बाद आएगा दोस्तों ट्रेनिंग कैलेंडर। एक ट्रेनिंग कैलेंडर का बनेगा, इसमें फॉर्मेट नंबर होगा, इनके सबके फॉर्मेट नंबर होंगे। ट्रेनिंग कैलेंडर। फिर ट्रेनिंग नीड जो TNI होती है, TNI ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। इस पे एक छोटा सा वीडियो डालूंगा भविष्य में, उस पे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि TNI निकालते कैसे हैं। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन इसको निकालते कैसे हैं ये आपको मैं बताऊंगा। तो एक बनेगा TNI, उसके बाद बनेगा आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड, वो आपको बता ही दिया।
फिर आपका बनेगा ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस असेसमेंट। आपने जो ट्रेनिंग लिया है किसी न किसी के थ्रू लिया होगा, जैसे उसका आपने पूछा होगा फ्लोर पे जाके, या आपने एक क्वेश्चन पेपर बनाया होगा, क्वेश्चनेयर बनाया होगा, उसके हिसाब से आप उसका इवेल्युएशन करेंगे। फिर ऑथराइजेशन ऑफ पर्सोनल फॉर टेस्टिंग, ऑथराइजेशन ऑफ पर्सोनल ऑफ टेस्टिंग, आपकी जो टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं, उनके लिए आप ऑथराइजेशन की एक लिस्ट बनाओगे कि ये आदमी यही पर्टिकुलर इक्विपमेंट को डील कर सकता है। तो दोस्तों ये आपका क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 6.2 में ये चीज निकल के आती है। तो जहां भी मैं क्लॉज लिखूंगा आप वहां ये समझ जाना कि आपको वहां प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है। इसके बाद दोस्तों आता है क्लॉज नंबर 6.3 जो मैं आपको लास्ट वीडियो में डाल दिया। यहां पे आज का आएगा इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन यहां पे मैं आपको डाल दिया दोस्तों इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे आप बनाओगे। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन ये आपका 6.3 यहां भी प्रोसीजर आएगा आपका, और इसका एक फॉर्मेट बनेगा, इसका फॉर्मेट नंबर आएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको करना है, मैंने मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं ताकि आप कल को मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, तो आप मेरे से बस ये पूछो 6.3 में सर ये चीज दिया हुआ है, इसको कैसे करें, तो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि अगर आपको फ्रेश एनएबीएल कराना है, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो एनएबीएल कराने, तो आप जरूर एक कंसल्टेंट हायर कर लेना। बिकॉज ऑफ अब एनएबीएल पहले जैसा नहीं रहा, 2005 के अकॉर्डिंग अब 2017 के अकॉर्डिंग अपडेट वर्जन है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो गए हैं। तो गवर्नमेंट बॉडी है वो उतना डीलिंग करते नहीं है। तो आप जब एक बार कर लोगे आप कंसल्टेंट हायर, तो आपका बेटर रहेगा कि आपका अच्छे से सर्टिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो जाएगा। तो अच्छा, इसके बाद दोस्तों 6.3 हो गया। इसके बाद है कैलिब्रेशन प्लान। एक कैलिब्रेशन प्लान बनेगा आपका 6.4 क्लास नंबर 6.4। यहां भी प्रोसीजर आएगा दोस्तों, कैलिब्रेशन आप कैसे कैसे करोगे। इसके अंदर आपका कई सारी चीज आ जाएंगी, कई सारे सब क्लॉज आ जाएंगे, जैसे कैलिब्रेशन प्लान है, कैलिब्रेशन स्टेटस शीट है, चेक पॉइंट ऑफ रिव्यू ऑफ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे मैं कह रहा था कि आप कहीं बाहर से कैलिब्रेशन कराते हो तो उस सर्टिफिकेट को रिव्यू करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं, वो आप जब 17025 में देखोगे तो साफ साफ दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ये कैसे रिव्यू करना है। हर चीज वीडियो में डालूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस टाइम जब आप मेरे को कॉल करके पूछोगे तो मैं आपको जरूर ब्रीफ कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों है लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट रेफरेंस मटेरियल, जिसको सीआरएम बोलते हैं। एक सीआरएम की लिस्ट बनेगी जो कि इसी क्लास में आएगी, 6.4 में ही आएगी। सीआरएम का मतलब होता है, इसमें मैंने वीडियो डाल रखा है फिर भी आज आपको बता दे रहा हूं। सीआरएम का मतलब होता है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। कोई भी आप मास्टर स्टैंडर्ड लेते हो तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी नॉन वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड सीआरएम, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, क्योंकि उसकी वैल्यू नॉन होती है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस। इसी में आएगा मेंटेनेंस, 6.4 में ही मेंटेनेंस आएगा। तो मेंटेनेंस में आपको भी चेक शीट बनानी है, जैसे मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस प्लान ऑफ इक्विपमेंट जिसको आप पीएम बोलते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद आएगा इक्विपमेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट। ये सारी चीजें आपको 6.4 में मिलेगा। जो ये दोस्तों क्लॉज है ना, इस क्लॉज के अंदर सब क्लॉज होते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप क्लॉज पढ़ो तो उनके सब क्लॉज जरूर पढ़ो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आप दोस्तों आ जाओ 6.4.1, क्लॉज नंबर 6.4.10। इसमें आपका आएगा इंटरमीडिएट चेक्स। अब आप पूछोगे इंटरमीडिएट चेक क्या है, तो इंटरमीडिएट चेक के ऊपर मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की वीडियो होगी और मैं आपको इंटरमीडिएट चेक के बारे में बताऊंगा। इंटरमीडिएट चेक में बस आप इतना ही ध्यान रखो कि अब जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट हमारा ठीक वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका एक चेक शीट बनता है, इसका एक प्लान बनता है। तो ये ध्यान रखो दोस्तों कि इंटरमीडिएट चेक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट चेक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आएगा दोस्तों एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसी 6.4.1 में आएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो हमारा निकल के आता है कहां से, एमयू से। एमयू के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि एमयू की ट्रेनिंग लेना मस्ट है।
अगर आप 17025 के लिए जा रहे हो तो आपको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिना एमयू की ट्रेनिंग आप ले रहे हो तो टेक्निकल मैनेजर में आपकी कहीं ना कहीं एनसी लग जाएगी, बिकॉज ऑफ एमयू कैलकुलेशन इज मस्ट। वो क्यों? क्योंकि अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मांगने लगा है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये है कि कोई रिजल्ट आपका 24 रिक्वायर्ड है, आपका 23.8 आ रहा है, मान लो 24 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपका 23.8 है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? आप डिसीजन लोगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहां से निकलेगा? एमयू के थ्रू निकलेगा। तो ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हर चीज आपको वीडियो में नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि हर चीज वीडियो में बताने का मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में कम आएगा। इसके बाद आएगा दोस्तों क्लॉज नंबर 6.6। 6.6 में आपका आएगा परचेज से रिलेटेड। जो भी चीजें आप परचेज करते हो वो सारी चीजें इस क्लॉज में आएंगी। परचेज का मतलब हो गया परचेज रिक्विजिशन, जो हम पीआर बोलते हैं, इंडस्ट्री में पीआर बोलते हैं, पीआर। इसका मतलब होता है परचेज रिक्विजिशन। कोई भी चीज हमें खरीदना है तो हम परचेज को एक रिक्वेस्ट देंगे कि भैया हमें ये चीज मंगानी है, ये रिक्वेस्ट है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है, ये चीज आप अरेंज करो, तो उसके लिए पीआर आता है। यहाँ पे 6.6 में भी एक प्रोसीजर बनेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, एक प्रोसीजर यहाँ भी बनेगा। उसके बाद आएगा दोस्तों इसी में परचेज 6.6 में ही इनके सब क्लास में आ जाओ, अप्रूव सप्लायर लिस्ट, ठीक है, अप्रूव सप्लायर लिस्ट। उसके बाद परचेज इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। अब आपको परचेज करना है तो आपको क्या परचेज करना है, कैसे करना है, उसका इवैल्यूएट तो करोगे, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कोटेशन मंगाओगे, ये सारी चीजें दोस्तों इसमें आ जाएंगी आपका परचेज 6.6 में। तो ये जरूर आप ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों आता है से क्लॉज नंबर 7.1 रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट ट्रेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। 7.1 में क्या है दोस्तों? 7.1 क्लॉज नंबर 7.1, इसमें क्या है कि आपके पास जब कोई कस्टमर आता है तो वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही है, जब आप कोई चीज खरीदोगे, जब आप खरीदने के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे? आप अपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करोगे। कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हमारी डिलीवरी डेट ये होनी चाहिए, हमारी पेमेंट डेट ये होनी चाहिए, हम आपको, आप हमें ऐसे सप्लाई करो, बाय कोरियर, बाय व्हीकल, जैसे भी है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। तो दोस्तों ये होता है 7.1। उसके बाद 7.4 में है दोस्तों, 7.4 में है कि हैंडलिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स। जो आपके टेस्ट आइटम्स हैं उनकी हैंडलिंग कैसे करोगे, इसके लिए एक प्रोसीजर, इसके लिए एक प्रोसीजर। तो दोस्तों ये प्रोसीजर टोटल बता दिया ना आपको, 23rd प्रोसीजर है एनएबीएल में, 23rd एनएबीएल में प्रोसीजर है अभी 2017 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये है अभी तक की समरी कि आपको क्लॉज वाइज कैसे निकालना है, कैसे करना है। मैंने आज आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश किया हूं। अभी दोस्तों और भी चीजें हैं इसमें, वीडियो मैंने कहा था आपको थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है क्लॉज नंबर 7.5। इसमें आएगा आपका टेक्निकल रिकॉर्ड। टेक्निकल रिकॉर्ड क्लॉज नंबर 7.5, यहां भी प्रोसीजर बनेगा और इसमें आपका जो रिकॉर्ड आएगा वो सिंपल आएगा। आपका टेक्निकल रिकॉर्ड जैसे बुकिंग रजिस्टर हो गया, सैंपल एनालिसिस रजिस्टर हो गया, या फॉर्मेट बनाए हो तो फॉर्मेट हो गया, ये इनके सब क्लास हैं। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों 7.5। ऐसे ही 7.6, ऐसे ही दोस्तों 7.6 में है क्लॉज नंबर 7.6, बहुत डिटेल है इसमें। आपको सिर्फ और सिर्फ एमयू के बारे में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ एमयू। एमयू मतलब मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के बारे में बताया गया है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, आपको केवल एक ट्रेनिंग अटेंड करना है, कहीं से भी आप अटेंड करो 2 डेज की। आप देखो एमयू टाइप ए टाइप बी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें आपकी 7.6 में आती है। अब दोस्तों आता है इंटरनल क्वालिटी चेक 7.7। 7.7 यहां भी प्रोसीजर लागू है, यहां भी प्रोसीजर लागू है। अब इंटरनल क्वालिटी चेक में आता है दोस्तों कि इंटरनल क्वालिटी चेक में यही है आपका सैंपल रिटेस्टिंग, रेप्लिकेट टेस्टिंग आ गया, इसका एक प्लान बनेगा, ये सारी चीजें 7.7 में आती हैं। तो ये ज्यादा कोई उतना काम नहीं है, इंटरनल अपना इन हाउस काम है, ये आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों 7.8।
रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, जो आप रिजल्ट डिक्लेयर करोगे उसके लिए आप 7.8 जरूर पढ़ो। इसमें कई सारे सब क्लास दिए हुए हैं, उन सब क्लास को पढ़ के उसके बाद आप अपना फॉर्मेट बनाओगे। टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट इसी के अंदर आएगा, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट इसी के अंदर आएगा। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आता है दोस्तों 7.9, कंप्लेंट को कैसे हैंडल करते हो, इसका एक प्रोसीजर बनेगा। आप कंप्लेंट को कैसे हैंडल करते हो, इसका एक प्रोसीजर बनेगा। 7.9 कंप्लेंट रजिस्टर, 7.9 में कंप्लेंट रजिस्टर, कि आप कंप्लेंट आती है तो आप कैसे उसको डील करोगे, उसके लिए एक यहाँ प्रोसीजर बनेगा, उसके बिहाफ पे एक फॉर्मेट बन जाएगा या एक रजिस्टर बन जाएगा। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना आप। उसके बाद है आपका कंप्लेंट रजिस्टर के बाद आपका आएगा 7.1। अगर कोई रिजल्ट आपसे गलत डिक्लेयर हो गया है कस्टमर को, तो आप उसको कैसे रिकॉल करोगे, जो हमारा नॉन कंफर्मिंग टेस्ट वर्क में आता है। नॉन कंफर्मिंग टेस्ट वर्क में आता है, इसको आप कैसे रिकॉल करोगे, एक प्रोसीजर बनाओगे, एक इसका फॉर्मेट बनेगा। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखना अपने को 7.1 में। 7.1 में यही आपको बहुत डिटेल में देखना है। उसके बाद दोस्तों आता है डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट रिक्वेजिशन 8.3, क्लॉज नंबर 8.3। कोई डॉक्यूमेंट बन गया आपसे, अब उसमें अमेंड आ गया, उसके लिए कोई नहीं, अमेंड आप करोगे, अमेंड सीट होती है, उस अमेंड सीट में आप डाल दोगे कि इस क्लॉज में, इस पेज नंबर में हमने ये अमेंडमेंट किया है, इसलिए किया है ये, और इसने किया है, क्वालिटी मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, जो भी है। ये सारी चीजें दोस्तों, जहां भी मैं क्लॉज नंबर लिख रहा हूं दोस्तों ध्यान रखना, यहां पे आपका प्रोसीजर लागू होना ही होना है। इसके बाद दोस्तों आता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, क्लॉज नंबर 8.5। क्लॉज नंबर 8.5 रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे आप कोई टेस्ट कर रहे हो, तो उस इक्विपमेंट को हैंडल करने में कितना रिस्क है, कितना ज्यादा रिस्क है, सीवियरिटी, रिस्क, वो सारी चीजें इसमें आएगा। तो ये भी दोस्तों एक यहाँ प्रोसीजर बनेगा, उसका एक फॉर्मेट बनेगा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का। इसके बाद आएगा दोस्तों 8.6 में आपका इंप्रूवमेंट, आप इंप्रूवमेंट क्या क्या कर रहे हो अपने लैब में, इसका एक प्रोसीजर बनेगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है अपने को कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते समय ये सारे क्लॉज नंबर के सब क्लॉज जरूर ध्यान देने हैं। उसके बाद ये जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई भी अमेंड आप कर रहे हो तो उस अमेंड का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद आएगा 8.7, क्लास नंबर 8.7 करेक्टिव एक्शन, कापा जिसको बोलते हैं, कापा, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो ये एक फॉर्मेट बनेगा, इसका एक प्रोसीजर बनेगा, ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिट 8.8 में, जो मैं आपको बता रहा था, इंटरनल ऑडिट के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है, इंटरनल ऑडिट के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है, क्लॉज नंबर 8.8। इसमें आइए इंटरनल ऑडिट आता है। अब इंटरनल ऑडिट का एक प्रोग्राम बनेगा, उसका नॉन कन्फर्मेंसी रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट समरी रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद उसका एक चेकलिस्ट बनेगा। तो इंटरनल ऑडिट का चेकलिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप एज पर 17025 आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट लगे आप मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। इसके बाद आता है दोस्तों 8.9 MRM। इनमें मैं डिटेल नहीं बताऊंगा कुछ भी आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो डाल रखा है पार्ट 6 में। पार्ट 6 में मैंने सारी चीज डाल दी है, इसमें आप यहां से उठा लो और आराम से इसको रिव्यू कर सकते हो। MRM का मतलब है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, जो कि मैंने आपको डिटेल में डाल दिया है। ये 8.8 में और 8.9 में, 8.8 में आपका इंटरनल ऑडिट, 8.9 में आपका मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। उसमें क्या है आपका मैनेजमेंट एमआरएम में दोस्तों आपका बनना है एक एमआरएम प्लान बनना है, उसके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है, एमआरएम में किसकी किसकी प्रेजेंटी रहेगी, वो सारी चीज मैं आपको बता दिया हूं। अब उसके बाद दोस्तों अब 8.9 ये लास्ट होता है हमारा क्लॉज नंबर, इसके अंदर सब क्लॉज आ जाते हैं। अब मैं आपको एक जनरल डॉक्यूमेंट बताता हूं। जनरल डॉक्यूमेंट में क्या है, जनरल डॉक्यूमेंट में जो है आपका, जनरल डॉक्यूमेंट में आपका आएगा NABL के सारे डॉक्यूमेंट, NABL 131, 141, 142, 163, 181, 182, ये सारे डॉक्यूमेंट का आपका NABL की वेबसाइट से जाके आपको एक फाइल बनानी है, उस पर मास्टर का
स्टैंप लगा के आपको फाइल कर लेना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। अगर इस दौरान आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग आप अगर कंसल्टेंसी भी लेना है आपको तो मैं नहीं, मेरी बैकएंड टीम है वो करती है कंसल्टेंसी, मैं आपको उनसे कांटेक्ट करा दूंगा। तो अगर आपको NABL, मैंने आपको बताया हूं कि NABL का एक कंपटीटर भी आया हुआ है, NABL का एक कंपटीटर आया हुआ है IQAS। ये भी NABL लोगो देते हैं और ये भी NABL लोगो देते हैं। मैंने बताया दोनों को QCI ही वो करता है, सर्टिफाइड करता है, फिर ये लोग हम लोगों को सर्टिफाइड करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान देना है कि अगर आपको NABL में डिफिकल्टी आ रही है तो आप आराम से मूव कर सकते हैं IQS में। IQS के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। मैंने आपको क्लास वाइज कितने प्रोसीजर हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, ये बताने की कोशिश किया हूं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट करें, आप जरूर मेरे से बात करें। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपको डाउट है तो आप जरूर मेरे से बात करें और 17025 का ट्रेनिंग जरूर ले लें एक बार। ट्रेनिंग लेने से क्या है कि आपको काफी आइडिया लग जाएगा। ट्रेनिंग के लिए अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। MEO के लिए अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको स्पेक्ट्रो के मास्टर सैंपल परचेज करने हैं या स्पेक्ट्रो की सर्विस चाहिए, कोई भी चीजें हैं, तो आप NABL की जितनी भी मेटलर्जी से रिगार्डिंग जितने भी आपको डेली कंज्यूमर्स हैं, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पार्टी प्रोवाइड कर दूंगा। आज के दोस्तों इतना ही। आप कमेंट में जरूर बताएं मेरा वीडियो कैसे लगा आपको। मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।